हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको वेस्ट एशिया की और दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। खास तौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग, जिसे कत्लेआम कहा जाए तो भी कम है, उसकी खबरें और उसके अलावा उस इलाके में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं उन सब की खबरें मैं आप तक लगातार पहुंचा रहा हूं और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकात भी करा रहा हूं। मकसद यह है कि आपको हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से इंफॉर्मेशन मिले और आप खुद समझें आखिर ये जो इंटरनेशनल और नेशनल गोदी मीडिया है वो कितना झूठ बोलता है। ये समझने की बहुत जरूरत है और प्रोपेगेंडे से बचना ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, जो एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन के हक में मूवमेंट चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जब से ये जंग शुरू हुई है तब से जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं फिलिस्तीन के हक में, उसमें वो शरीक हुए हैं। चाहे वो ईरान हो, तुर्की हो या लेबनान या फिर कराकास या फिर मॉस्को, हर जगह वो मौजूद थे। इसलिए उनके ताल्लुकात, नेटवर्क भी उनके पास बहुत अहम है, उनके पास इंफॉर्मेशन की सोर्सेज बहुत हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जो मुंबई में रहते हैं, वो ये है कि क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में इख्तलाफ इतना बढ़ गया है कि अब ट्रंप यानी अमेरिका इजराइल से दूर हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके नतीजे क्या होंगे, इस पूरे इलाके की सियासत पर क्या असर होगा। क्या ट्रंप ने जिस तरह से हमास और हूथी अंसारुल्लाह और ईरान, इन सब से जो सिलसिला शुरू किया है बातचीत का, और कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसमें इसराइल को बहुत परेशानी है, जैसे हाल ही में हूथियों के साथ जो समझौता हुआ है, अब हूथी अमरीकी जहाजों को नहीं हमले करेंगे बल्कि इजरायली जहाजों को जरूर हमले करते रहेंगे। तो ये जो दूरी नजर आ रही है, ये कितनी हकीकी है, कितनी आर्टिफिशियल है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके नतीजे क्या होंगे ये भी हम समझेंगे। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त जी, देने थैंक यू। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि अब ये तकरीबन 18 महीने अक्टूबर 2023 से अब तक का जो सफर है, इस वक्त जो उस पूरे इलाके के वाकयात बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाले हैं सऊदी अरब, यूएई और कतर, और इस दौरे में वो इजराइल नहीं जा रहे हैं। ये तारीख में पहली बार है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट इस इलाके में आए और इजराइल ना जाए। और क्या क्या कुछ हो रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में हम लोग आ चुके हैं। 1.5 साल हो चुका है और ये जो भी हो रहा है वो गाजा की कुर्बानी के कारण हो रहा है। गाजा के लोगों की कुर्बानी आ रही कि आज इसराइल और अमेरिका में एक फासला अगर बन रहा है तो ये अनबिलीवेबल चीजें हो रही है। नंबर वन ये है कि जब मैंने पढ़ा कि ट्रम्प टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन, कि ट्रम्प पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करने वाला है, तो मैं तो चौंक गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि अभी ये 13, 14, 15 को 3 दिन इस इलाके में है, तो क्या ट्रंप एक्चुअली पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करने वाले हैं? वो तो जिस ट्रंप ने जेरूसलम को रिकग्नाइज किया था, आज वो पूरे पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करने वाले, मतलब वेस्ट बैंक, गाजा, ईस्ट जेरूसलम वाली बात। तो ये तो अनबिलीवेबल है। ओके। दूसरा ये यकीनन है कि नेतन्याहू फेल हो चुका है गाजा में। 1.5 साल के बाद भी एक छोटी सी इलाके में इसराइल की ग्रेट सो कॉल्ड आर्मी हमास को और फिलिस्तीनी जनता को हरा नहीं पाया है। ओके। तो पब्लिक ओपिनियन पूरे दुनिया में तो है, मगर अभी अमेरिका में भी पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ जा रहा है। उसके मायने ये हुआ कि बेसिकली अमेरिका में जो लिबरल जायनिस्ट लॉबी है, जो एंटी नेतन्याहू है, जिनको समझ में आ रहा है कि एक एंटी जूइश फीलिंग बढ़ता जा रहा है, नेतन्याहू को कुछ भी करके हटाओ और कोई समझौता लाओ जैसे कुछ बात अभी बन पाए। तो थॉमस फ्रीडमैन करके जो लिबरल जायनिस्ट है, जिसने इराक और सीरिया की वॉर को भी सपोर्ट किया है, उसका आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि बेसिकली नेतन्याहू के होते कुछ नहीं होना है, मगर एक पैलेस्टीन स्टेट बनना चाहिए और वहां पैलेस्टीन अथॉरिटी को बिठा दो, हमास को पूरा साइडलाइन कर दो।
तो बेसिकली टूटा फूटा बांतुस्तान कुछ तो दे दो उनको, ताकि ये कहानी बंद हो जाए और ये जो यहूदी पे जो पूरा आक्रोश आ रहा है वो खत्म हो। तो सॉल्यूशन दो है कि एक तो पूरे की पूरे जो नेथन्याहू फॉर्मूला है कि पूरी की पूरी आबादी को हटा दो और पूरा करो, वेस्ट बैंक गाजा सब कुछ हमारा है, सीरिया हमारा है, लेबनान हमारा है, जंग चलती रहेगी। और दूसरा है लिबरल ज़ायनिस्टों का कि छोटा मोटा को दे दो उनको, ट्रम्प के माध्यम से वो करवा दो और पैलेस्टाइन अथॉरिटी को बना दो, बिठा दो वहां, महमूद अब्बास को बिठा दो, ताकि वो जो पहले भी अराफात का ऑफर आया था मगर यासर अराफात ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो ये पोजीशन है। मगर दूसरी कुछ चीजें हम लोग देखे कि ट्रम्प यमन से विड्रॉ किया है, क्योंकि ट्रम्प इजराइल के बोलने पे यमन में गया, अटैक किया, क्योंकि अंसारुल्लाह और हुती ये बोले कि हमारी इंटरनेशनल जिम्मेदारी है, अगर जेनोसाइड किसी देश पे हो रहा है, किसी लोगों पे हो रहा है, तो दुनिया की देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जेनोसाइड को बंद करो। और मैं वही काम करूं, मैं अकेला कर रहा हूं मगर मैं काम कर रहा हूं। हिजबुल्लाह ने भी काम किया, ईरान अलग तरीके से कर ही रहा है। मगर ट्रम्प इजराइल के बोलने पे चला गया। ट्रम्प समझ गया, 1 महीना हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके घुस गए, उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसके ड्रोन्स, उसके एयरक्राफ्ट बहुत सारे मारे गए बाकी अंसारुल्लाह। तो ट्रम्प बोला भाई यहां से निकलो। उसमें मदद की उसने ईरान ने मदद की ट्रम्प की कि ठीक है तुमको निकालते वहां से। और ट्रम्प अभी जो ईरान को लेकर जो बोल रहा है कि आई एम इन अग्रीमेंट के ईरान के पास सिविलियन न्यूक्लियर प्रोसेसिंग की अधिकार होना चाहिए 3.67%, जो बेसिकली अस्पताल और बहुत सारे जो एनर्जी के मुद्दे हैं उसमें बाकी के देश दुनिया में नॉन एनपीटी जो एनपीटी जो एनपीटी में है वो सब देशों को अधिकार है जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करे, वैसे ईरान का भी होना चाहिए। तो ट्रम्प उस पोजीशन पे आए, ये दूसरी बड़ी जीत है जिसमें इजराइल हार चुका है। यमन से ट्रम्प ने इजराइल को बोला तुम तुम्हारा मामला संभालो, मैं जा रहा हूं, वहां वो हार गया इजराइल। फिर ईरान से जो समझौता की बात जोरों से चल रही है कि न्यूक्लियर डील होगी, सैंक्शन हटेंगे, वहां इजराइल का हार हुआ है। और गाजा में सीज फायर और बेसिकली जो एदान अलेक्जेंडर को जो छोड़ा है, जो अमेरिकन इजरायली है, जो हमास और अमेरिका डायरेक्टली बात कर रहे हैं स्टीव विटकॉफ के माध्यम से, जो हमास और अमेरिका डायरेक्टली बात करे उसमें नेतन्याहू और इजराइल को कोई रोल ही नहीं है। मगर इजराइल को इतना करना पड़ा कि वो जब प्रिजनर छोड़ा जाएगा तो हम कोऑपरेट करेंगे। तो आज ये पोजीशन है कि पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज हो सकता है, गाजा में सीज फायर तो यकीनन होगा अभी ट्रम्प जब वहां बैठा है, और ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात है वो होगा। और हमास का जो बोलना है कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करे, गाजा में से इजरायली आर्मी को हटाया जाए। ये 3 दिनों में अभी ट्रम्प क्या समझौता करता है सऊदी और यूएई और कतार के साथ, क्योंकि इजराइल के भी मीडिएटर्स आज कतार में जाके बैठ चुके हैं। वो बोल रहे कि बातचीत नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, मगर इजराइल की मीडिएटर कतार में जाके बैठ चुके हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो आज ये पोजीशन आई है। और नेतन्याहू ने 2 दिन पहले जो बयान दिया है कि हमारा जो एक टॉक्सिक सिक्योरिटी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, वो भी हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। तो वो भी समझ गया है कि ये दूर तक नहीं चलने वाला। अभी अमेरिका में एक एंटी इजराइल माहौल है, एंटी एपैक माहौल है, एंटी लॉबी माहौल है, इजराइल लॉबी कि भाई ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है कि नेतन्याहू प्रेसिडेंट है। क्योंकि नेतन्याहू जिस प्रकार से बिहेवियर करता है कि भाई ट्रम्प को तो मैं ही चला रहा हूं, व्हाइट हाउस को मैं ही चला रहा हूं, ये लोग की औकात क्या है। तो ट्रम्प का भी अपने ईगो है, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो क्रिश्चियन राइट विंग है, जो बोल रहा है कि भाई तुमने तो बोला था अमेरिका फर्स्ट, तो ये तो इजराइल फर्स्ट चल रहा है, तो अमेरिका फर्स्ट चलाओ। तो अभी तो बात ऐसी आई, इजराइल रेडियो का रिपोर्ट है कि ट्रम्प और नेतन्याहू बात ही नहीं करे। ट्रम्प ने बोला मुझे उससे बात ही नहीं कर, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रम्प एंड नेतन्याहू। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन द। आपने एक बार जब पहली विजिट पर व्हाइट हाउस गए थे नेतन्याहू और उनकी कुर्सी सीधी की थी ट्रम्प ने, आपने उस वक्त कहा था कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है या नेतन्याहू का चपरासी है। चपरासी, तो अब वो चपरासी के रोल से बाहर आ गया है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो चपरासी वाले रोल से बाहर आ गया? आ रहा है, आई थिंक उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं। आप और एक देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है माइक वॉल्स, उसको भी उसने हटा दिया है, क्योंकि माइक वॉल्स और नेतन्याहू डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ट्रम्प बाईपास हो रहा था। और अभी बात है कि माइक वॉल्स तो एक्चुअली स्पाइंग कर रहा था इजराइल के लिए, और माइक वॉल्स चाहता था कि ईरान पे वॉर हो, तो ट्रम्प ने उसको साइडलाइन करके यूएन का एम्बेसडर बना दिया है। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी अभी जिम्मेदारी दे दी है। मगर एक इतने अहम पोस्ट पे 2 लोग हैं, मगर ट्रम्प के पास लोग भी नहीं है जिसको भरोसा करे। और
मार्को रूबियो के साथ और किसी को बिठाए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भरोसे के आदमी को, वो भी ट्रम्प के बाद आज नहीं है, इतना इजराइल सब जगह घुस चुका है। तो पॉइंट इज, और एक बात हुई कि जो टैरिफ को लेकर जो पिछले 2-3 दिनों में समझौते हुए हैं, या चीन के साथ भी समझौता हो चुका है, तो ट्रम्प को एक कॉन्फिडेंस अभी बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से ट्रम्प का मोरल बहुत डाउन हो गया था। क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, सब जगह से गालियां पड़ रही थी उसको कि तुमने क्या बखेड़ा कर दिया है। अभी वो अपना काम कर रहा था। अभी चाइना के साथ जब टैरिफ डील हो चुकी है, तो अभी ट्रम्प की ताकत अमेरिका में बढ़ेगी। ओके, फार्मा लॉबी का भी उसने बोला कि यूरोप में जो कीमत है वही कीमत की दवाइयां यहाँ मिलेगी। तो कुछ अभी वो चीजें कर रहा है जिसमें अमेरिका की आम जनता को फायदा हो, तो उसकी ताकत बढ़ेगी, और वो ताकत बढ़ने से वो इजरायली लॉबी को काउंटर कर पाएगा। उसका जो जन आधार है। अच्छा अच्छा, अगर गाजा में सीज फायर होता है ट्रंप हाँ की मर्जी के मुताबिक, तो हाँ नेतन्याहू कहाँ खड़े होंगे? ये जो अब तक स्मोट्रिच और इतामर बिन गवीर के प्रेशर में या अपनी चाहत से वो मुसलसल जंग को जारी रखने की बात करते रहे हैं, अब वो अगर ऐसा होता है तो क्या ट्रंप प्रिवेल करेंगे या नेतन्याहू? गाजा में क्या होगा? फैसला किसका चलेगा? देखो, अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि गाजा में सीज फायर करना है, तो नेतन्याहू की औकात नहीं है। हम्म क्योंकि ट्रंप बाद में बोलेगा सब हथियार बंद और सैंक्शंस। हम्म और अगर ट्रंप ने वहां ब्लॉकेट कर दिया कि कोई जरिए से ना कहीं से आएगा, तो इसराइल तो खत्म हो जाएगा। हम्म इसराइल की औकात कुछ भी नहीं है बिना अमेरिका के, हम्म ये तो स्पष्ट है। पैसे वहां से आते हैं, हथियार वहां से आते हैं, और वो ब्लैकमेल करके अभी तक चला रहे थे। और जो इस तेजी से पब्लिक ओपिनियन अभी बदल रहा है अमेरिका में, ये इजराइल लॉबी भी नाकाम अभी हो रही सब जगह। हम्म और अभी आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में तो 70% लोग एंटी इजराइल हो चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी ऐसा ही माहौल बन रहा है। और अभी मान लो कि जो भी इलेक्शंस आने वाले, लोकल इलेक्शन जो आएंगे, अगर एपैक का पैसा वहां फेल होता है और एंटी इजराइल और प्रो पैलेस्टाइन कैंडिडेट जीत कर आते हैं, तो वो भी जो पॉलिटिकल प्रेशर के इजराइल के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सकता, $100 मिलियन जाते हैं, उसको हराया जाता है। तो अगर ये पॉलिटिकल बेस ही पूरा बदलने वाला है, तो इजराइल की तो औकात ही अमेरिका में खत्म हो जाएगी, और वो हो रहा है। तो द पॉइंट इज के अगर नेतन्याहू नहीं मानता, तो उसका मतलब है कि नेतन्याहू की सरकार ही गिरेगी। और जो नेफ्तली बेनेट हो या जो योव गलांट थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उसके जो पार्टनर थे, उनमें से कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा। रेजिम चेंज ही हो जाएगी इजराइल में। स्मोट्रिच, बेनगवीर और नेतन्याहू ही खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ये परिस्थिति आई कि नेतन्याहू की सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, ये पोजीशन आई है। और अब ये देखें कि ईरान का एक विन 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 पोजीशन है। नेतन्याहू ने बहुत कोशिश की कि ईरान पे हमला हो, अमेरिका को वो पूरी, और माइक वॉल्स को हटाने का वही कारण है। ईरान पे हमला नहीं होता है तो इसराइल हारा, ईरान पे हमला होता है तो इसराइल हारा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील होती है तो इसराइल हारा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं होता तो भी इसराइल हारा। यानी क्योंकि दुनिया के सामने तो ईरान हर ने बता। हर हाँ, हर हाल में इजराइल हारता हुआ नजर आ रहा है, नेतन्याहू एग्जैक्टली हारते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जी। इस हारते हुए इसमें और एक वो बात जो वो करनी है जो कि वो जो जो नहीं। जो एक बात उसमें और है कि जो हाँ, लोग बोलते हैं कि ईरान और मतलब ईरान और तुर्की के वो कंपैरिजन करते हैं कि तुर्की तो आता नहीं मैदान में, ईरान भी मैदान में नहीं आता। तुर्की मैदान में आने की बात नहीं, वो तुर्की तो पूरा का पूरा इसराइल के साथ है। तो उसके यू डोंट कंपेयर ईरान एंड टर्की। ईरान डायरेक्टली वॉर में नहीं आ सकता। ईरान का जो खड़ा होना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। और वो आज हूती, अंसारुल्लाह हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सीरिया जब तक था, इराकी अस्सल शावी, ये सब ईरान से सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। और ईरान सबको अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है, पैसा से लेकर हथियार से लेकर पॉलिटिकल सपोर्ट सब कुछ कर रहा है। तो ईरान को एर्दोगान के साथ कंपेयर करना, ईरान के ऊपर 40 साल से सैंक्शन है, और ईरान पे अगर हमला हुआ तो ईरान बाद में जो जवाब देगा। इसलिए इसराइल की ताकत नहीं, औकात नहीं ईरान पे हमला करने की। वो छोटे मोटे हमास पे हमला करेगा, हिजबुल्लाह पे हमला करेगा, जो गैरल आर्मीज है, जिनके पास ना हवाई जहाज है, ना बोट है, ना मिसाइल है, कुछ भी नहीं है। ओके, ना सीरिया पे जिस तरह से करा था। मगर ईरान का रोल आप समझिए, ईरान ने, अगर ईरान नहीं होता तो मुझे पता नहीं कि पैलेस्टाइन बचता का भी नहीं। और ये खुद हमास के लोग मानते इस बात को। ओके, ऐसा तो देखिए, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ईरान में अगर इस्लामी इनकलाब ना आया होता तो ये फिलिस्तीन का टॉपिक जिंदा ही ना रहता, क्योंकि अरबों को तो मैनेज किया जा चुका था, जो अब बिल्कुल उनके खुले चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। अरबों को भी, तुर्की को भी, और ये जॉर्डन और मिस्र वगैरह की तो कोई हैसियत नहीं है, वो तो पहले ही गुलामी कर रहे हैं बाकायदा
लिख करके। तो नहीं, इसमें असद असद नहीं मैनेज हो पाया था, बशर असद की हाँ सरकार नहीं मैनेज हो पाई थी। हाँ। ओके। आज भी इराक में वो ताकत है, वो भी ईरान के सपोर्ट के कारण, कि वो एक्स ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट है। हम्म, मगर असद को तो हटाया गया क्योंकि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा था, वो सब लोग बिल्कुल समझ ले। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। यकीनी तौर पर, जी जी। यकीनी तौर। अच्छा अच्छा, इस एक ताजा खबर ये आ रही है कि ट्रम्प जब ये आ रहे हैं सऊदी अरब, जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो सऊदी अरब में होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो ये क्या इसमें एक ये खबर आई कि लेबनान के प्रेसिडेंट, सीरिया के प्रेसिडेंट, जो जो 1 करोड़ के इनामी आतंकवादी रह चुके हैं, वो, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर के बैठ करके ट्रंप से बात करने वाले हैं। क्या इसमें कोई मिडिल ईस्ट के नए नक्शे की जो बातें ट्रंप या नेतन्याहू कहते रहे हैं, क्या उस नक्शे की तैयारी है, या ईरान के साथ एडजस्ट होकर चलने की तैयारी? क्या क्या हो सकता है इस मुलाकात में? नहीं नहीं, देखिए, एक तो क्लियर कट बात है कि ट्रम्प की सरकार और हमास डायरेक्टली बात कर रही है। हम्म हमास के बिना कोई सोल्यूशन होने वाला है नहीं। हम्म ठीक है। अब्बास का तो हाल ये निकली कि वो भी लेबनान गए थे और वहां के लेबनीज रेजिस्टेंस के जो फोर्सेस है, उनको बोला कि तुम तुम्हारे हथियार लेबनान की सरकार को दे दो, हम्म क्योंकि जो कोशिश चल रही कि हिजबुल्लाह अपनी सरकार अपने हथियार दे दे, इसलिए वो लोग अभी पहले पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस से करवा रहे, हम्म जो सबरा शतीला और जब जहाँ कैंप्स में रहते हैं। तो ये तो महमूद अब्बास का रोल है। तो महमूद अब्बास का की कोई जड़ी नाम की कुछ बची नहीं है। हाँ, जोलानी का तो यह हाल है कि अभी उसके बारे में तो क्या बोला जाए, वो पूरा का पूरा एक मोसाड और सीआईए और टर्किश इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव है, तो उसकी भी कोई जड़ी नहीं, इसलिए 5 साल के बाद इलेक्शन की बात कर रहा है। अगर पॉपुलर होता तो बोलता है चलो कल के कल या 6 महीने के अंदर इलेक्शन कर दो। ओके। तो ये सब निकम्मे किस्म के लीडर्स है, महमूद अब्बास से लेकर जोलानी, उनकी कोई खास औकात नहीं। प्रेसिडेंट और लेबनान का भी अमेरिका के दबाव में है। ये सबके सब अमेरिका के दबाव में होकर काम करें, मगर ये इररेलेवेंट है टू द फाइनल सॉल्यूशन। हम्म ये इररेलेवेंट लोग हैं, वो अपना रेलेवेंस बनाने के लिए वहां बैठ रहे हैं। मगर वही देखना होगा कि प्रिंस कतर ने जो एक $400 मिलियन का एक पैलेस ऑन द एक एयरक्राफ्ट दे दिया है हम्म ट्रम्प को, एक फ्री में, एक कमाल का दे दिया, उसको तोहफा दे दिया आने के पहले। हम्म मगर अभी जो गंभीर बात है कि जैसे ओस्लो अकॉर्ड के टाइम पे साइन करवा दिया सबसे, इसराइल ने सबको ले लिया, दिया कुछ नहीं, तो क्या सऊदी और ये सबसे एक समझौता ट्रम्प करेगा कि तुम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड कर लो, और मैं गारंटी देता हूं कि पैलेस्टीन स्टेट बनेगा वगैरह वगैरह। ओके। और इतने टाइम में बनेगा, 1 साल 2 साल। तो अगर वो ट्रैप में ये लोग आते हैं कि वो जरा देखना है। ओके। एक 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 क्योंकि रिपोर्ट आई थी, एक अभी रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले अमेरिकी मीडिया से ये ही, कि इस बार ये पहली बार होगा कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट होने की बात हो रही है। इस एग्रीमेंट हम्म के लिए जो बातचीत होगी, इसमें ट्रंप अब सऊदी अरब पर इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का कोई जिक्र नहीं करेंगे, ऐसी यस ऐसी एक यस, रिपोर्ट आई दैट है। इज ऑल्सो ट्रू। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर 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 इसराइल से अब ट्रंप इतना डिस्टेंस कर रहे हैं, जिस पर बार बार हमने देखा जंग जब से शुरू हुई उससे अब तक, और हुकूमत बदलने से पहले भी अमेरिका में जब भी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो ये आता था, फॉरेन मिनिस्टर वहां का अमेरिका का, वो एंटोनियो ब्लिंकन, वो वो ये कहता था कि अमेरिका, मतलब सऊदी अरब और इसराइल नॉर्मलाइजेशन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अब वो नॉर्मलाइजेशन की बात होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है। जो कुछ बाहर से नजर आ रहा है क्या वही है, या आपका जो वो खदशा है, जो डाउट है कि हो सकता है अचानक एक खबर आए रियाद में कि बात मामला तय हो गया इसराइल और सऊदी अरब का, आपको वो वाली बात ज्यादा मजबूत लगती है या ये? नहीं, वो मुझे कम लग रही है टाइम पे मुझे। वो 10% है, मगर आई थिंक 90% अभी माहौल इसराइल के खिलाफ है। हम्म और आई थिंक अगर यही देखता है कि क्या अनाउंसमेंट होता है ये 3 दिनों में, क्या अनाउंसमेंट होता है, काफी तैयारी हुई है। हम्म मगर जो सिग्नल यमन से आया है कि ट्रंप निकल गया बिना इसराइल को बोले, ईरान के साथ जो लगातार न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, ट्रंप बोल रहा है कि इनके अधिकार है सिविलियन यूज के लिए। हम्म ओके। गाजा सीज फायर की बात हो रही है, बहुत कुछ जो हो रहा है। और ट्रंप का गुस्सा है नेतन्याहू को लेकर, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस डायरेक्शन है, वो सब देखने की बात है। हम्म मगर इतना है कि लिबरल जूइश लॉबी भी अमेरिका में अभी नेतन्याहू को नहीं चाहती है।
तो अगर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और ट्रंप करेगा सीज फायर, और उसके बाद अगर नेथन्याहू विरोध करता है तो नेथन्याहू बचेगा नहीं, उसकी सरकार ही जाएगी, एक रेजिम चेंज होगा, क्योंकि नेथन्याहू के होते होते वहां का कोई समझौता बरकरार रहेगा नहीं। इट इज टाइम फॉर नेथन्याहू टू गो। यानी तो योव यानी गलान थे, यानी नफ्ताली यानी बेनेट थे। यानी नेतन्याहू के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो अपना रुख पूरी तरह से 360 डिग्री बदल लें, या फिर उनकी सरकार जाए। यही दोनों दोनों में एग्जैक्ट। कुछ एक होना है। तो अब ये बात यहां तक पहुंच गई, तो अब आने वाले वक्त में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके सिलसिले में ईरान बार बार खुल के कहता है कि वो हमारे लाइक माइंडेड हो सकते हैं, प्रॉक्सी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रॉक्सी नहीं है। क्या ये सही बात है। एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस उसी तरह से मजबूती से इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहेगी? और अब तो वो जो 2028 वाला जो आप अक्सर बताते हैं, अब तो एक मैंने देखा कि 2027 भी लिखने लगे हैं लोग, एपिटाफ बनाने सही लगे। बात है। तो ये एपिटाफ बनाने लगे। ये वाकई अब इजराइल के खात्मे का बहुत नजदीक मामला नजर आ रहा है, ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब एकदम बुरी परिस्थिति थी, जब कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर मुझे आत्मा से मेरी आवाज आती थी कि 2028 की बात पे तुम मुकम्मल रहो। हम्म, ओके, मतलब कुछ आशा ही नहीं दिख रही थी, हम्म, एक महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी। हम्म, मगर मुझे यकीन था, और मैं काफी सालों से बोल रहा हूँ कि 2028 तक इनकी कहानी खत्म है। और आप जो बोल रहे हैं 2027 के भी वो टूमस्टोन आने लगे, वो भी बात सही है। हम्म, ओके, नाउ द पॉइंट इज के अभी तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और भी मजबूत हो गया है। हम्म, यमन ने जो करके बताया है कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल सब बमबारी करी और किसी की औकात नहीं है अंसार को हिलाने की। उनकी कोशिश थी कि सदर्न यमन को खड़ा करके वहां सिविल वॉर करवा दे, मगर वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यमनी जनता का पूरा सेंटिमेंट अभी अंसार के साथ है। ओके, तो यमन तो बहुत ही ताकतवर होते जा रहा है। उसके साथ हमास ने जो कुर्बानियां दिया है, मतलब आज बच्चे भूखे मर रहे हैं, मतलब उनकी आवाजें आ नहीं रही है, मगर सरेंडर का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो वीडियो बनाया गया था कि कुछ लोग जमा हो गए थे कि भाई हम लोग हमास के विरोध में हैं और हमको बचाओ हमास से, ये सब बनावटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसराइल को कुछ जो अपने कैदी है उनको खाली वहां खड़ा करना था, वीडियो उतारना था और उसको निकालना था। तो वो तो हम जैसे लोग तो समझ रहे थे, मगर लोग को बहुत हमास नहीं के नहीं, खिलाफ लोग, हमास के उसका खिलाफ लोग ये उसका बात है। उसका लेबनान के मीडिया में रिपोर्टें आ गई थी कि $500 दे करके कुछ लोगों को खड़ा किया गया था प्रोटेस्ट करने बस के बस लिए, और वो बस। बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए थे। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमास के खिलाफ कोई ना प्रोटेस्ट है ना सेंटिमेंट्स है, बल्कि उनके साथ वो जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। अब एग्जैक्टली। ये जो अमेरिकन इजरायली अलेक्जेंडर जो छूटे हैं, एडन अलेक्जेंडर, हाँ। उनकी उनकी एक वीडियो आई थी 2 एक हफ्ते पहले, जो हमने कल दोबारा दिखाई। वो जिस तरह से अच्छा। वो रो रो करके एक तरह से अपील कर रहा था, वो बहरहाल एक मसला हल हो गया और उसको छोड़ दिया। इसे आप क्या कहेंगे? क्या अमेरिका के दबाव में हमास ने किया, या हमास के दबाव में अमेरिका आ गया, कुछ शर्तें हमास की मान ली? आप इसे कैसे देखते हमास तो कोई दबाव में कर नहीं रहा है। हैं? हाँ। हमास अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है। हम्म, नेतन्याहू का क्लेम है क्योंकि मैं बमबारी कर रहा हूं तो ऐलान को छोड़ा है, वो सब बकवास बात है, वो अपने लोग को खुश करने की बात है, कोई मानने वाला नहीं है। हम्म, नेतन्याहू वाला फैक्टर इसमें बहुत ही कम, मतलब जीरो हो चुका है अभी जो बातचीत ट्रंप और हमास की हो रही है। हम्म, ओके, पॉइंट इज के एदान अलेक्जेंडर को यूनिलैटरली हमास ने छोड़ा है, वो भी नहीं बोला कि वहां से 10 छोड़ो, 50 छोड़ो, 100 छोड़ो। हम्म, एक गुडविल जेस्टर है, हम्म, जिसमें हमास को गारंटीज मिली होगी कि गाजा का सीज फायर होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड आएगी, हम्म, और हमास को जो आगे चाहिए कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करो, फाइनल सॉल्यूशन की बात करो। हम्म, ओके, और इजराइल की ट्रूप्स को बाहर करो, ये सब हमास से बात हुई होगी अमेरिकन टीम की, हम्म, तब जाके हमास ने एदान अलेक्जेंडर को छोड़ा है। हम्म, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है, कोई ट्रम्प के दबाव में नहीं, कोई, उन्होंने बहुत सोच समझ के एक जेस्चर दिया है अमेरिका को कि भाई तुम इतना दे दो, मैं फिर और भी काम करके देता हूँ। इसलिए 3 दिन हमको अपनी पूरी आंखें नजर वहां रखनी होगी कि वहां से क्या, क्योंकि बहुत सारा बैकग्राउंड काम किया होगा, ऐसा नहीं कि ट्रम्प जाएगा तो बातचीत होगी। बहुत सारा बैकग्राउंड काम हुआ है, उसके बाद अभी ट्रम्प पहुंचेगा, जिसमें चीजें फाइनल होकर साइन होगी इनके बीच में, तो वो देखना है। अच्छा अच्छा, ये क्या ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है, मिसाल के तौर पर ईरान से कह दिया कि आप 2 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट करो, वो यहाँ कह दिया कि हम 1 महीने के अंदर अंदर हूथियों को खत्म कर देंगे, हम 1 महीना ट्राई करेंगे, वो क्या क्या वो हर दिन का पैसा
खर्च को कैलकुलेट करके अपनी एक लिमिट तय करता है कि यहां मैं इस चीज पर सिर्फ इतने पैसे खर्च करूंगा, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहां से भाग जाऊंगा। क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि वो इस तरह से अपने टारगेट तय कर रहा है? नहीं नहीं, बेवकूफी है। ट्रम्प को इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो हुतियों को 2014 से 14-15 से अटैक हो रहा है वो 10 साल से हारे नहीं है। हम्म। तुम्हारे 1 महीने से क्या होने वाला है? हम्म। ठीक है। ईरान 40 साल से खड़ा है और तुम बोल रहे कि 2 महीने के अंदर नहीं साइन करो, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम्म। तो ट्रम्प तो ये बोल बोल के एक्चुअली दुनिया में मुर्ख दिख रहा है। हम्म। ओके। मगर उसने इतना तो समझ लिया कि भाई अभी अपने जो लॉसेस हुए उसको कम करो हम्म। और निकल जाओ। हम्म। हम्म। क्योंकि वो पैसे के बारे में तो क्लियर कर, वो पैसा जो खर्चा हो रहा था यमन में, तो वो तो समझ गया कि भाई इधर कुछ हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक दैट इज वन पार्ट। बट अभी ट्रम्प के इर्द गिर्द एक स्ट्रेटेजिक टीम है और एक एंटी इजराइल टीम है, क्योंकि कुछ लोग तो ट्रम्प ने लिए थे जो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार थे, बोल ही रहे थे कि ईरान के साथ बात करो, वॉर वॉर तो ऑप्शन नहीं है। वो सब लोग अभी ट्रम्प को एडवाइस कर रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू के साथ बातचीत कम है, माइक वॉल्स को हटा दिया है। पीट हेगसेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी ईरान के लिए जंग के लिए तैयार नहीं है। हम्म। और उनकी जो वो जो लेडी है, मैं क्या उसका जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की चीफ बना दी थी। जी जी। ओके। जो हाँ। रशिया, क्या उसका नाम है, वो जो हवाई की है, हिंदू लेडी अपनी। जी जी तो जी। हाँ। तो वो सब तो रशिया के पोजीशन, सीरिया की भी पोजीशन पे उसका अलग बोलना था। हम्म। मगर पीट हेगसेथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी ईरान के पक्ष में नहीं है वॉर के। हम्म। ओके। तो अभी टीम है ट्रम्प की इर्द गिर्द, और उसके जो सपोर्टर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक इजराइल ग्रेट अगेन, भाई वो तय कर लो। और हम्म। गुस्सा है अमेरिका में इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। आप यूनिवर्सिटी में बात नहीं कर सकते, आप इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा उबाल है सब निकल रहा है। ओके। हालांकि ट्रंप ने आते ही एक हुक्म दिया था कि कोई भी फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाएगा उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, मुल्क से निकाल दिया जाएगा, यूनिवर्सिटियों को मदद देनी बंद कर दी जाएगी। लेकिन उन धमकियों के बावजूद भी यूनिवर्सिटियां, एडमिनिस्ट्रेशन भी और स्टूडेंट्स भी वो अब भी फिलिस्तीन के हक में नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं आखिर में बात करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप का, जो हमने जनवरी से अब तक रुख देखा। अभी ताजा ताजा इंडिया पाकिस्तान के बीच में उन्होंने दावा किया कि हमने मामलात हल करा दिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भारत कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है। इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें तो मैं समझता हूं लोगों को समझ में आए नहीं, जी। पॉइंट यही है कि जो ट्रम्प आते ही 4 महीने से रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं रुकवा पाया, हम्म। तो 4 दिन के अंदर इसने कैसे ये रुकवा दिया? हम्म। हम्म। और जहां तक मुझे सूत्रों से मुझे जो मैं पढ़ने को हो रहा है, हम्म। खुद मोदी सरकार ट्रम्प के पास गई है। हम्म। हम्म। मगर और एक टाइमिंग देखिए अहमद भाई, ये हम्म। जब जंगे होती है तो टाइमिंग भी देखना पड़ता है कि ये कब हो रही है। हम्म। 9 मई को रशिया का सेलिब्रेशन था वर्ल्ड वॉर 2 की जीत की। हम्म। मोदी जाने वाले थे, वो कैंसिल हो गया। राजनाथ सिंह जाने वाले थे, जयशंकर, कोई भी मारा गया नहीं। हम्म। तो जो दुनिया में 9 मई की वर्ल्ड वॉर 2 की रशिया की सेलिब्रेशंस की जो बड़ी खबर थी, वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में दब गई। हम्म। 7 तारीख को युद्ध चालू हुआ, 7, 8, 9, 10, 4 दिन में खत्म हो गया। हम्म। 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 ओके। और जो मोदी भक्त है वो तो बहुत मायूस है कि भाई ये जंग इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, बहुत कुछ करना था। मगर ये क्लियर कट है कि जो चाइनीज वेपन सिस्टम्स है, जो J-17 फाइटर्स है, वो राफेल पे हावी हो गए। हम्म। हम लोग बच गए रशिया के S-400 के कारण। मतलब इस जंग में चाइना और रशिया जो दोनों गहरे दोस्त है, उन्होंने, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रशिया ने हमको सपोर्ट किया। अमेरिका के लिए कोई स्पेस ही नहीं थी इसमें। हम्म। ओके। अच्छा अच्छा। मगर ये इसमें इसमें एक चीज और समझने की है कि जिस तरह से ये जंग हुई, इसके बारे में हूथियों के जो बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने जो पिछले थर्सडे में जो उनका टेलीविजन तकरीर होती है उसमें भारत पाकिस्तान पर भी वो बोले, और जो हमने अपने हम्म, दर्शकों को दिखाया भी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया है, ये इससे होशियार रहने की जरूरत है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने उकसाया है, ये बात उन्होंने कही। क्या आपको भी इस वाली थ्योरी पे कुछ यकीन आता है? देखिए, एक गांव का जो चौधरी होता है, पहले वो लड़ाई कराता है, फिर वो उनके बीच में लड़ाई खत्म कराता है, और फिर वो दोनों तरफ का चौधरी बन जाता है। क्या भारत को ब्रिक्स से दूर लाने का इंतजाम नहीं है ये? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हफीज अल हूती ने बात बोली थी, मुझे पता नहीं था। हाँ।
मगर क्लियर कट है, मैं जो बोल रहा हूँ कि 9 मई को जो रशिया का विक्ट्री डे है, उसी दौरान ये जंग होती है। मतलब इसका मतलब है कि अमेरिका कहीं ना कहीं तो इसमें शामिल था ही, टाइमिंग के मैटर में। ओके, क्योंकि ये क्लियर है कि ट्रम्प को तो इंडिया को ब्रिक्स से अलग करना है। नॉन अलाइन मूवमेंट के जो फाउंडर्स थे, भारत मतलब इंडिया, इजिप्ट, युगोस्लाविया और ये जो और इंडोनेशिया, उसमें से उन्होंने पहले इजिप्ट को कैंप डेविड से अलग करवा दिया, युगोस्लाविया को तोड़ दिया, भारत को भी वीक करते गए, और आज भारत जो ब्रिक्स में एक अहम रोल प्ले करने की भूमि, मनमोहन भी वो नहीं प्ले कर रहा था एक्चुअली, टोटली ऑनेस्टली वो भी बहुत अमेरिका के करीब चला गया था। इंडिया भी जो रशिया के करीब गया, वो भी आई थिंक खाली तेल के लिए गया, नहीं तो मोदी की कोई खास कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क मल्टीपोलर वर्ल्ड की है नहीं। ये बनियागिरी चल रही है। मगर इतना है कि भारत का ब्रिक्स में रहना, ये बहुत ही खतरा है वेस्टर्न यूनिपोलर वर्ल्ड का, मतलब अमेरिका के एजेंडा को लेकर। तो जब मैंने पढ़ा कि पहले तो मोदी जाने वाले थे, फिर मैं समझ गया कि वॉर की कुछ तैयारी चल रही है, राजनाथ नहीं गए तो मैं समझ गया कि वो टाइम का कुछ होने वाला है, जयशंकर भी नहीं गए, जा नहीं सकते थे अगर वॉर ही करनी थी। तो ये पॉइंट है कि ये बात सही है उनकी कि अमेरिका का रोल वापस इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, ये हमारे लिए घातक बात है। अच्छा, इसलिए हम हमें लोगों ने हमें बोला है कि हमें इस मौके पर यह भी याद रखना चाहिए कि जब मोदी जी अमेरिका गए थे पिछले दिनों, व्हाइट हाउस में जो मुलाकात हुई थी, उस वक्त ट्रंप ने यह बयान दिया था कि ब्रिक्स तो खत्म हो रहा है, ब्रिक्स की कोई हैसियत नहीं है। ये बात एक तरह से इंडिया को उन्होंने पैगाम दिया था। और डॉलर को जो भी खत्म करेगा, हम उससे हम उससे तिजारत कम कम कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे। तो वो ब्रिक्स से भारत को दूर करने का इंतजाम था। इस बीच में अडानी एंगल भी तो एक है कि अडानी को बचाने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या ये एग्जैक्ट सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर नहीं आ रही आपको? टोटली टोटली एक्चुअली हमारी जो टॉप 4 है, मोदी, अमित शाह, अडानी और दोवल, हम्म ये जो टॉप 4 है सबके सब ट्रम्प के हाथों में फंसे। हम्म हम्म जो अडानी पे जो अरेस्ट वारंट निकला है बराबरी के मैटर को लेकर, इसलिए अभी एक खबर आई थी कि अडानी की एक टीम गई है ट्रम्प को मिलने के लिए कि उन पे ब्राइबरी के केसेस हटाए जाए। ओके, अडानी फंसा है, मतलब मोदी फंसा है, क्योंकि ये पूरा मोडानी मॉडल है। ठीक है, तो वो भी उनके गिरफ्त में आ चुके हैं। जब ट्रम्प के साथ मोदी जी बैठे थे तो ट्रम्प ने बैलेट पेपर और ईवीएम का भी हुल दे दिया था कि भाई मुझे पता है तू इलेक्शन कैसे जीत रहा है। ठीक है, इसलिए मोदी एकदम चुप बैठा था उसके सामने, जेलेंस्की जैसा छोटा लीडर उसके साथ लड़ रहा था, मगर मोदी एकदम हाथ पे हाथ बैठ के बैठा था कि भाई अभी कोई पंगा लो मत, मेरे सब पोल उनके पास है। और जहां तक अमित शाह और डोवल की बात है, हमारे होम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये दोनों फंसे हैं पन्नू वाले मैटर में, पन्नू असैसिनेशन, या कनाडा और अमेरिका में ये असैसिनेशन के हमारे यूनिट्स घूम रहे थे खालिस्तानी सपोर्टर्स को मारने के लिए। वो प्रूफ है उनके पास। जो गुप्ता करके रॉ एजेंट है वो भी उनके गिरफ्त में है। मुझे एक पत्रकार ने बताया कि जब मनी एक्सचेंज की बात हो रही थी, जो पैसा उनको दिया जा रहा था ये मर्डर के लिए, उसके भी फोटोज उनके पास है। एक इंटरसेप्ट का आर्टिकल है कि एक जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी उसका एक एजेंट है, उसको कैसे पैसे दिए जा रहे थे एक्चुअली ये मर्डर करने के लिए। तो अमेरिका के पास, मतलब सीआईए के पास एविडेंस भरपूर है कि इंडिया का एक असैसिनेशन रैकेट पूरा चल रहा था उधर कनाडा और अमेरिका। आप पाकिस्तान में ये सब करोगे चलेगा, मगर आप अपनी औकात के आगे बहुत निकल गए कि आप अमेरिका और कनाडा में ये सब काम करने लगे। इसलिए टॉप 4 फंसे हैं, हमारे देश के टॉप 4 लीडर आज ट्रम्प के हाथों फंसे हैं, विच इज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। ये बहुत ही और गंभीर और बात है। और और ये बात मैं बिल्कुल कंक्लूड करते हुए लोगों को बताऊं कि एक बड़े वकील महमूद पराचा ने एक बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि अगर अमरीकी हुकूमत इन अडानी के खिलाफ जो केस है उसको अगर वापस लेती है, इसका मतलब मोदी जी ने नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज किया है। ये बात कहते हैं, ये सबूत आ जाएगा कि मोदी जी ने नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज किया है। ये बात बहुत ही जी कैमरे के जी सामने उन्होंने ये बात कही है। तो इस तरह से हर तरफ आंखें और दिमाग की खिड़कियां खुली रखने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूं ये इंटरनेशनल अफेयर्स जो हम मुख्तलिफ मुल्कों से जो हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि भारत की भी जो विदेश नीति है उसको भी आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। इसको अगर समझेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। हम सीना चौड़ा करके खड़े हैं 36 इंच का, या हम सुकड़ कर खड़े हैं
हाथ जोड़ करके, ये हमें समझना एक बहुत आखिरी बात, जरूरी है। एक आखिरी बात, एक आखिरी हाँ बात, हम लोगों ने पोप लियोपोल्ड 14 की बात करनी चाहिए थी, जी। जो भी पोप फ्रांसिस के बाद बने। हम्म और ये क्वेश्चन मार्क था कि पोप लियोपोल्ड आके गाजा और फिलिस्तीन के बारे में क्या बोलेंगे। हम्म तो उनका जो पहला सर्मन हुआ वेटिकन से, हम्म, उन्होंने गाजा की बात की, सीस्टार की बात की, ह्यूमैनिटेरियन ने जाना चाहिए उसकी बात की। बिल्कुल उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा 1.5 बिलियन क्रिश्चियन आबाद कैथलिक्स पे पूरी दुनिया भर में, हम्म, क्योंकि बहुत सारे कैथलिक भी इजराइल इजराइल के चक्कर में आ जाते हैं। जी जी। मगर पोप फ्रांसिस की जो एक लेगेसी थी हम्म पैलेस्टाइन के सपोर्ट करने की, पोप फ्रांसिस रोज गाजा के क्रिश्चियंस को बात करते थे। हम्म, और पोप फ्रांसिस, पोप लियोपोल्ड 14 ने आके, जो अमेरिका का पोप है, ये भी हम्म, बड़ी बात है, जी कि इस जी। बार जो पोप है अमेरिकन पोप है, हाँ। उसने अपना जो पहले भाषण दिए वो लैटिन भाषा में दिए, स्पेनिश में दिए। हम्म, तो कुछ कमेंटेटर्स अमेरिका में कि भाई ये तो अमेरिका के है, तो हमारी भाषा में क्यों नहीं बात की। तो किसी ने बोला भाई ईसा मसीह ने भी को अंग्रेजी में बात नहीं की थी, तो वो जाने दीजिए। जी जी ओके। जी। हाँ तो मगर ये पॉइंट वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक पोप आया है जो गाजा और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है ये टाइम पे। जी अगर जी वो इजरायली लॉबी का कोई पोप आता तो वो बहुत बड़ा खतरा होता, वो जी मैनेज नहीं जी। कर पाई, हाँ, इजरायली पोप ये कर पाई। खतरा लग रहा था, ये खतरा लग रहा था कि इजराइल अपनी लॉबी के किसी आदमी को वहां बिठा सकता है, हाँ, लेकिन मगर कभी उनकी ऐसा वहां भी खत्म हो गई। वहां भी जितने बिल्कुल टॉप लोग थे मतलब वेटिकन के भी आज इजराइल की लॉबी की खत्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। व्हाइट हाउस में खत्म हो गई है, हम्म। और अलग अलग यूरोपियन देशों में भी विरोध हो रहा है। तो इजराइल जगह जगह से अभी समेट मतलब वो विड्रॉ हो रहा है, हर वो बैकफुट पे जा रहे हैं, सब जगह हर जगह रिट्रीट में। हर जगह हर जगह इजराइल तनहा हो रहा है अपने और गाजा के कारण, गाजा की कुर्बानी के कारण, जो गाजा दुनिया का करबला है हाँ आज, उसके कारण हो रहा है, बेशक उनकी बेशक। शहादत के कारण हो रहा है। गाजा की कुर्बानी की वजह से इजराइल आज यहाँ तक पहुंचा है कि वो दुनिया में तनहा हो गया, अमेरिका में और मुख्तलिफ ममालिक में, पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथी बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं सच्चाई आप तक लाने की, आपकी भी जिम्मेदारी है कि सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।